नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2021 का इकोनॉमी का प्रश्न करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग 2020 तक देख चुके हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो 2021 के प्रश्न पत्र में इकोनॉमी का पहला प्रश्न दिया है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करी जाती है। ये स्टेटमेंट सही है, केंद्र सरकार ही करता है इसे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। पहले इसका जो स्थान था वो कोलकाता था, बाद में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। निर्देश नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट कर सकता है, सजेशन दे सकता है, लेकिन निर्देश नहीं दे सकता। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया है, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार यानी कि पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हमारा विकल्प हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, दिया है सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सभी कैसे हो जाएंगे? सभी को पीएफ कहाँ मिलता है, सभी को पेंशन कहाँ मिलता है, ये आप जर्नली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जहाँ जहाँ है हम उसको अगर डिलीट करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा ऑप्शन तो बी हो ही जाएगा। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया है, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये हमारा संविधान भी कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और उसके समय पर उसे वेतन मिलना ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि आप कहीं भी जॉब करते हैं तो लोग उसमें आपके सीधे बैंक अकाउंट में ही पैसा डालते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, सामान्य सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। ठीक है, तो देखिए, जब आर्थिक मंदी होती है तो सरकार लोगों के हाथ में पैसा अधिक देती है, यानी कि जो सार्वजनिक योजनाएं होंगी उसमें वृद्धि कर देगी। आइए थोड़ा सा एक बार आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक मंदी तब होती है जब किसी देश की जीडीपी विकास दर लगातार 2 तिमाहियों या उससे अधिक निगेटिव हो जाए, जैसा कि हम लोगों ने कोविड के टाइम पर देखा था। ठीक है, विनिर्माण डेटा, आय में गिरावट, रोजगार के स्तर में गिरावट आदि जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो ये आर्थिक मंदी का संकेत मानी जाती हैं। ठीक है, तो आइए अब ऑप्शन अपना देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि। ये ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय करेंगे तो लोगों के हाथ में अधिक पैसा होगा। लोगों के हाथ में जब अधिक पैसा होगा तो अधिक खर्च करेंगे, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम आर्थिक मंदी से उबर पाएंगे। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दिया है, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि। ठीक है, कब बढ़ सकती है? अगेन 4 स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है, अगर सब चीज़ें अपरिवर्तित हों, यानी कि अगर हम उस समय 10 बोतल का निर्माण कर रहे थे तो अब भी हम 10 बोतल का निर्माण कर रहे हैं, उससे अधिक नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर उसकी कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि बाज़ार में उसकी मांग अधिक है, तभी तो बढ़ रही हैं। तो हमारा पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि इसकी पूरक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, कुछ घटिया किस्म की हैं और उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है। अब देखिए, कितने भी उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, वो घटिया वस्तु खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो अगर हम तीसरे को डिलीट करें तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा वैसे भी ऑप्शन निकल कर आएगा ए। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा सब में 3 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं नियमन किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, क्योंकि आरबीआई नियंत्रित करता है, राज्य सरकार नहीं करता। ठीक है। दूसरा दिया है, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। तीसरा दिया है, उन्हें वर्ष 1996 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। स्टेटमेंट सही है। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं। ठीक है। पहला दिया है, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई। बिल्कुल सही बात है, इससे होता है प्रभावित। दूसरा दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, इससे भी सरकारी बॉन्ड प्रभावित होते हैं। ठीक है। और तीसरा दिया है, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। यह भी सही है भैया, हमारा तीनों ही विकल्प सही हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लीजिएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हर प्रश्न के बारे में चर्चा करना संभव नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और पूछा है, उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है। तो आइए पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया है, वैश्विक डिपॉजिटरी प्राप्तियां। यह भी सही है। चौथा दिया है, अनिवासी विदेशी जमा। ये अनिवासी विदेशी जमा भर इसमें नहीं है और बाकी तीनों है। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लीजिएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा है, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से क्या स्थितियां घटित हो सकती हैं, यह पूछा है। और पूछा है कौन सा कथन सही है। पहला इसमें दिया है कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। ठीक है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा दिया है, व्यापार संतुलन में सुधार। तो देखिए, अगर किसी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो अनिवार्य रूप से व्यापार संतुलन हो ही जाएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमारा तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, सार्वजनिक ऋण की चुनौती। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, बजट घाटे में वित्तेन के लिए जनता को उधार देना। ये स्टेटमेंट सब सही हैं, लेकिन सर्वाधिक की बात कर रहा है। तो तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है, बजट घाटे के वित्तेन के लिए बैंकों से उधार लेना। और डी वाला ऑप्शन दिया है, बजट घाटे के वित्तेन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप किसी भी तरह से कंट्रोल ही नहीं कर सकते। नहीं तो आरबीआई बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर इस तरह से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जब मुद्रा का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा। ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन दिया है, इसमें बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन दिया है, बैंकों में सावधि चल निधि अनुपात में वृद्धि। और तीसरा दिया है, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। और चौथा दिया है, देश की जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन में पूछा है, मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो देखिए, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सुविधाएं लेंगे, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, बैंकिंग की आदत डालेंगे, तब यह ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि मुद्रा गुणक में वृद्धि हो, क्योंकि वही पैसा जमा कराते हैं, वही निकालते हैं और बैंक इन्हीं से प्रॉफिट अपना कमाता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है। और इसीलिए एनडीए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत भी करी थी, ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा हो सके। तो इसके बारे में हम लोग पिछले के पीवाईक्यू में देख भी चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। ठीक है।
इसमें 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा सही है, ये हम लोगों को बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया है विस्तारकारी नीतियाँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। दूसरा दिया है राजकोषीय को प्रोत्साहन, यह भी सही है। तीसरा दिया है मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है, ठीक है। तो तीसरा जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन तो निकल कर आ गया है ए, ठीक है। और चौथा और पांचवा पढ़ लेते हैं, उच्च क्रय शक्ति और बढ़ती ब्याज दर। तो बढ़ती ब्याज दर तो नहीं आता है, लेकिन उच्च जो क्रय शक्ति है ये आती है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है खुदरा निवेशक डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल यानी कि ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा दिया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जाता है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है कहीं ना कहीं। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। क्योंकि देखिए वाटर क्रेडिट water.org एक एनजीओ है, उसकी पहल है जो सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए प्रमुख बांधों के रूप में एक किफ़ायती वित्त पोषण है, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो ऑप्शन है दूसरा वो गलत हो जाएगा और पहला तो सही है ही। तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए समर्थ बनाना है, यह बात सही है। क्योंकि वाटर क्रेडिट उन लोगों को छोटे ऋण देने में मदद करता है जिन्हें घरेलू जल और शौचालय समाधान को वास्तविकता बनाने के लिए किफ़ायती वित्त पोषण और विशेषज्ञ संसाधनों तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी 1 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। यह आरबीआई की बात कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। और पूछा है नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। इसका पहला स्टेटमेंट दिया है अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया है अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है बजटीय घाटों के वित्तयन के लिए सरकारों को ऋण देना, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यूपीएससी 2021 का इकोनॉमी का प्रश्न कर लिया। अब कल हम यूपीएससी 2022 का इकोनॉमी का प्रश्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।